हैव थ्री मॉडल्स, तीन मॉडल्स हैं हमारे पास। ऑपरेटिंग और कैश साइकिल मॉडल जो पहले हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड है बारमोल मॉडल एंड थर्ड वन इज मिलर और मॉडल। तो अभी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बारमोल मॉडल। बारमोल मॉडल अंडर सर्टेनिटी हम लोग पढ़ते हैं। बारमोल मॉडल ये सब मॉडल किस लिए है? एक प्रॉपर बैलेंस बिठाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है अच्छे से। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग को वो एग्जांपल याद होगा, 30 रुपये बच रहे थे जिसको हम लोग अगर कहीं नहीं लगाते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी खो देंगे और वो हमारा क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। तो देखिए बारमोल मॉडल किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय विलियम जे बारमोल। किन्होंने दिया था? विलियम जे बारमोल। इनका पूरा नाम है विलियम जे बारमोल। कंसिडर कैश मैनेजमेंट सिमिलर टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आप कॉस्ट अकाउंट में पिछले सेमेस्टर्स में पढ़े हैं, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आप पढ़े थे। तो उसी के बेस पे इन्होंने कैश मैनेजमेंट को इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया है। EOQ में आप क्या पढ़े थे कि हमें एक बार में ऑर्डर करना चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स में ऑर्डर करना चाहिए रॉ मटेरियल का। दिस कॉन्सेप्ट वॉज ऑल अबाउट रॉ मटेरियल, जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े हो, ठीक है, कि कहाँ पे हमको कॉस्टिंग कम पड़ती है एक बार में ऑर्डर करने पर या थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल मंगाने पर। उसी तरीके से यहाँ पे कैश मैनेजमेंट को भी EOQ के कॉन्सेप्ट से मिलाते जुलाते हुए विलियम जे बारमोल ने क्या किया है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। आगे आपको क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट कोऑर्डिनेशन कैन बी मेंटेन। तो देखो वही बात बोल रहा है जो हम लोग कहते आ रहे हैं कि हमको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या बिठाना है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना है। तो इस मॉडल के थ्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सकता है इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसके थ्रू, ठीक है। कुछ मॉडल के जंक्शंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जो आपको मान के चलना पड़ेगा, तभी ये मॉडल वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो अजम्पशंस आर, पहला है द फर्म इज एबल टू फोरकास्टिंग इट्स कैश नीड्स विद सर्टेनिटी। देखिए हमने ऊपर में लिखा हुआ है कि ये मॉडल किस पे वर्क करता है, अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ चीज़ें निश्चित है कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे ही मान के चलते हैं, पहले तो एक चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि फर्म जो है अपने कैश नीड को फोरकास्ट कर सकती है, उसके बारे में पता लगा सकती है निश्चित रूप से कि उसको कितना रुपए लगेगा। कैश नीड, सपोज फर्म को पता है कि उसको कितने लगने हैं, 5 लाख रुपीस लगने हैं तो लगने हैं, मीन्स फर्म नोज देयर कैश नीड। फर्म को पता है कि उसको कितने रुपए चाहिए और वो फोरकास्ट उस चीज़ को कर सकती है। ये हमको मानकर चलना पड़ेगा अगर हमें बारमोल मॉडल को पढ़ना है तो। सेकेंड, द फर्म्स कैश पेमेंट अगर यूनिफॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स जो कैश पेमेंट होता है वो एक तरह से होता है, हमेशा सेम कैश पेमेंट हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो कैश पेमेंट कैसे होगा? यूनिफॉर्म होगा, ये सेकेंड अजम्पशन है। देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज नोन एंड इट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है लास्ट की क्लासेस में। तो यहाँ पे हमको पता रहेगा कि हमने जो कैश को होल्ड करके रखा, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, अपने जेब में रखे रहे पैसे को, अपने लॉकर में घर में रख दिया, ऑफिस में रख दिया पैसे को, तो जिसके कारण हमने कुछ अपॉर्चुनिटी खो दी, उसको इन्वेस्ट करके हम पैसे कमा सकते थे, इंटरेस्ट कमा सकते थे, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते थे, जो हमने नहीं किया। तो ये भी हमको पता रहेगा कि हमने कितना अमाउंट खो दिया है, हमने कितनी रुपए की अपॉर्चुनिटी खो दी है, ये भी सब पता रहेगा। तो बेसिकली अजम्पशंस में क्या चीज़ें आ रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें पता होती है, सभी चीज़ें सर्टेन होती है बारमोल के मॉडल के हिसाब से। लास्ट पॉइंट जो है, द फर्म विल इनकर द सेम ट्रांजैक्शन कॉस्ट वेन एवर इट कन्वर्ट सिक्योरिटीज़ टू कैश। अब जो ओल्ड सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई है हमारे पास, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ओल्ड वाली पड़ी हुई है,
उसको हम अगर बेचते हैं तो जो सेलिंग कॉस्ट मैंने बताया था आपको, या अदर कॉस्ट जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो क्या होगा, सेम होगा। जब जब सिक्योरिटीज़ को बेचोगे तो मान लो 100 रुपये खर्चा होता है एक बार बेचने में, तो हर बार जब जब बेचोगे 100 रुपये क्या होगा, आपका खर्चा होगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि यहाँ पे सभी चीज़ें निश्चित है, सर्टेन है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अंडर सर्टेनिटी, इस मॉडल को अंडर सर्टेनिटी मॉडल कहा जाता है। कि यहाँ पे सब चीज़ें पता है, सब चीज़ निश्चित है कि भाई इतना पैसा हमको लगेगा, है ना, और पेमेंट हमको एक जैसा करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी ये भी हमको पता है, और हर बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना आएगा ये भी हमको पता है। तो बिल्कुल याद रखिए पॉइंट्स को। पहला तो नीड ऑफ कैश का हमको पता है, कैश नीड, वी नो द कैश नीड, यूनिफॉर्मिटी इन पेमेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नोन, अगर इसको शॉर्टकट में लिखोगे तो ऐसा लिखा सकता है, एंड सेम ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो अपन अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए सेम ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो जंक्शंस को। देन ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको ईओक्यू जब आप पढ़ते हो मॉडल, ईओक्यू मॉडल जो इन्वेंट्री के लिए है, उसमें भी आप कभी पढ़े रहे होगे प्रीवियस सेमेस्टर्स में। तो उसी टाइप का डायग्राम यहाँ भी बनेगा और इसके बेस पे हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि इनका जो मॉडल है वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड, जो ईओक्यू का इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो मॉडल है उससे ही मिलता जुलता मॉडल इन्होंने कैश मैनेजमेंट के लिए बनाया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अभी हम डायग्राम में नहीं जाएंगे, पहले कुछ और एज्यूम हमने पढ़ा है, और जो डिटेल पढ़ेंगे तो डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ अज्यूम्ड इन अबो डायग्राम दैट in a certain period demand of cash remain steady or fixed. In between this period firm generate cash to sell securities short term, में सिक्योरिटी बेच के पैसे फर्म जो है लेकर आ जाएगा। सबसे पहले तो डायग्राम में ये माना गया है कि एक निश्चित अवधि में, एक सर्टेन पीरियड में कैश की डिमांड क्या रहती है, फिक्स रहती है, सेम रहती है, आप ये कह सकते हो। जैसे मान लो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो वो फिक्स रहेगी, मुझे हर बार कितना रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए ही चाहिए, ठीक। अब देखिए इसको डायग्राम को समझाने के लिए आगे लिखा हुआ है, सपोज फर्म ओपनिंग कैश बैलेंस इज ₹C एंड एज सून एज कैश बैलेंस स्पेंट ऑन फिनिश्ड as soon as cash balance spent or finished the firm sell securities equal amount of ₹C। अब यहाँ पे ये पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ देखते हैं। देखिए ये एक्स एक्सेस में हमने टाइम को लिया हुआ है, एक्स पे क्या लिया हमने, टाइम को लिया है, वाई एक्सेस पे हमने किसको लिया है, कॉस्ट को लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फर्म मान के चलती है कि इसको हर बार क्या लगना है, एक फिक्स्ड कॉस्ट ₹C लगना है, ये रुपीस है, मान लो सपोज ये 100 रुपये है, चलो एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये। तो फर्म को पता है कि हर बार उसको कितना कॉस्ट लगना है, प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए 100 रुपये लगना है, ठीक। तो यही लाइन यहाँ पे कहा गया है, सपोज फर्म ओपनिंग कैश बैलेंस इज ₹C। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ₹C लगा रहा है फर्म, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। अब देखिए ये यूज़ होगा तो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा समय के साथ साथ, और ये जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो होगा क्या कर देंगे, पुराने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे और फिर से ₹100 जनरेट कर लेंगे, तो वापस ऊपर आ गया हम लोग, तो वापस ₹100 हमारे पास आ गया। अब फिर वो यूज़ होगा ₹100, फिर डाउन जाएंगे, धीरे धीरे यूज़ होते होते ख़त्म होते जाएगा, तो फिर ख़त्म हुआ, तुरंत मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचे और फिर से ₹100 जनरेट कर लिए, ऐसा चलते रहेगा। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि ₹C था, और जैसे जैसे कैश बैलेंस खर्चा होगा और या फिनिश होगा तो फर्म सेल्स सिक्योरिटीज़ इक्वल अमाउंट ऑफ C। तो C के अमाउंट पे जो ₹100 है तो ₹100 का सिक्योरिटी बेच देगा और पैसा आ जाएगा। अब वही चीज़ को आगे और एक्सप्लेन किया है, वैसे आपको डायग्राम देख के जो मैंने बताया पूरा समझ में आ गया होगा। ये 0 पॉइंट है जहाँ पे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बीच में एक लाइन और दिया है C/2, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। ये C/2 देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि पैसे पूरे जीरो हो जाएं, मतलब पैसे देखो नीचे आ रहा है, ₹100 खर्चा होते होते नीचे आ रहा है और जीरो हो जा रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि पूरा ख़त्म होने के बाद ही पैसा हम मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचें, हम चाहे तो यहाँ बीच में भी बेच सकते हैं।
बीच में मतलब अगर मान लो 100 रुपये खर्चा कर रहा हूँ और 100 में से कितना खर्चा हो गया मेरा 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50 रुपीज़ मेरे खर्चे हो गए। तो मैं अभी 50 रुपीज़ मेरा खर्चा हो गया इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पर भी डिसीजन ले सकता हूँ कि अभी मैं यहाँ भी बेच सकता हूँ अपने सिक्योरिटीज़ को। यहाँ भी बेचूंगा तो वापस में 50 रुपये क्या कर लूँगा, जनरेट कर लूँगा। तो वापस 50 मेरे पास आ गया और 50 यहाँ से बचा हुआ है जो है 100 में से, वापस से क्या हो गया 100 हो गया। तो आप चाहो तो बीच में भी कभी भी बेच सकते हो। तो ये फॉर्मूला उसी चीज़ को शो करता है। ओके, या तो जीरो लेवल पे आके बेचो या तो बीच में भी आप बेच सकते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को, जितना पैसा खर्च हो गया है उसके बराबर। ओके, अब ये सब बातें यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में लिखी हुई है। मीन्स व्हेन कैश गेट्स नील और जीरो देन बाय सेलिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज और कैश अगेन ट्रांसफर्ड इवन फ्रॉम कैश बैलेंस सिक्योरिटीज बिफोर जीरो अमाउंट। मतलब यही बात कर रहा है कि जीरो में आएगा ना तो अपन क्या कर देंगे, सिक्योरिटी बेच देंगे और फिर से 100 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा, फिर से ये सीधा स्ट्रेट ऊपर चले जाएगा। अमाउंट ऑफ सी शुड बी डिसाइडेड बाय फाइनेंस मैनेजर वेयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी मिनिमम। द सी रुपीज़ विल बी कॉल्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश साइज। ये सी रुपीज़ क्या है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश साइज है। देखो इसका मतलब हमने पहले भी समझा है, ये डिसाइड मैनेजर करेगा कि कितना रुपये उसको खर्च करना चाहिए। मान लो उसके पास 200 रुपये पड़े हुए हैं, कितने रुपये पड़े हैं, 200 नहीं, चलो उसके पास कैश बैलेंस पड़ा था 150 रुपीज़, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 100 रुपये की है। तो 100 रुपये क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस जो कि यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन के लिए। और जो 50 बच गया है यहाँ पे, उसको वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसके बिजनेस के हिसाब से उसको कितने रुपए की ज़रूरत है। ये बात यहाँ पे लिखा है। तो इन चीज़ों को आपको लिखना है और ये जो ग्राफ बना है, डायग्राम बना है, इसी को आपको कुछ नहीं करना है, इसी को एक्सप्लेन करना है। इट्स सो सिंपल। फिर लिखा है इफ सी अमाउंट विल बी टू हाई, अगर सी के अमाउंट को हम बहुत ज़्यादा रखते हैं तो देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी लेस। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए अगर मैं पूरे 150 रुपीज़ को यहाँ लगा दूँ 100 के बजाय, तो क्या होगा, मैं जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा रुपए यहाँ पे लगा दे रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए, तो मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ेगा ना, क्योंकि 50 रुपीज़ जो मैं इन्वेस्ट कर सकता था कहीं पे वो मैंने नहीं किया। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड माई 50 रुपीज़, इंस्टीड आई हैव इन्वेस्टेड दिस मनी ऑन माई बिजनेस। कंप्लीट 150 रुपीज़ अगर मैं बिजनेस में लगा देता हूँ, ऑपरेशन में लगा देता हूँ बिजनेस के, तो मैं रिक्वायरमेंट तो मुझे 100 रुपीज़ की थी बिजनेस में और मैंने लगा दिया कितना, 150। तो 50 रुपीज़ मैंने ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा लगा दिया है। इसको मैं कहीं पे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकता था और वो अपॉर्चुनिटी मैं खो दूंगा, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगा। यही बात यहाँ पे बोला है, इफ सी अमाउंट विल बी टू हाई देन देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी लेस। लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे लेस हो जाएगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमको कम बेचनी पड़ेगी। हम शुरू से ही पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, तो जब पैसा कम पड़ता है तो हम वहाँ से कवर कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा लगा के रखे हैं। तो हमको सिक्योरिटीज़ कम बेचनी पड़ेगी और कम बेचेंगे तो कम पैसा हमको खर्चा उसमें होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगा। अब ये सब बातें आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के अच्छे समझ में आ गई होगी। इसको अपने लैंग्वेज में आप और एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसको समझने के लिए और अच्छे से यहाँ पे इसका फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला है, टू फाइंड आउट ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश, जो यहाँ पे हम लोग 100 रुपये मान के चल रहे थे ना, ये तो हमने ऐसे मान लिया अपने मन से फॉर एग्जांपल, बट उसको फाइंड आउट करने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2BT डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला में ही है, ये फिक्स रहेगा 2, और B और T और I को देख ले, नीचे हमने लिखा हुआ है क्या कहते हैं। C का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमम कैश लेवल, ऑप्टिमम मतलब जितना हमको पैसा चाहिए प्रोडक्शन के लिए। B का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन में मुझे फिक्स कितना रुपए लगना है, उसको हम बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं B से। T
से हम डिनोट करते हैं टोटल कैश रिक्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे टोटल मुझे कितना रुपए रिक्वायर्ड है, ठीक है, कैश रिक्वायरमेंट इन टोटल इन अ पर्टिकुलर टाइम। और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट ऑन सिक्योरिटीज इन अ गिवन पर्टिकुलर पीरियड। सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो उसमें इंटरेस्ट कितना बनता है पर्टिकुलर पीरियड में, उसका मतलब होता है आई। अब ये चीज़ों को आप जब ये नीचे मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखने के बाद और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अ फर्म हैज एस्टिमेटेड कैश पेमेंट ₹90,000। फर्म का एक एस्टिमेट है, मतलब फर्म को पता है कि उसको कितना रुपए खर्च करना है, 90,000 रुपये खर्च करना है फॉर 1 मंथ पीरियड। एक महीने में उसको क्या खर्च करना है, 90,000 रुपये खर्च करना है। देखिए बायमोल का मॉडल क्या बोलता है कि उस फर्म को पता है कि उसको कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, ये हमने अजम्पशन में पढ़ा हुआ है। तो ये लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि फर्म को पता है कि उसको कितने रुपए चाहिए एक महीने में, 90,000 रुपीज़ उसको चाहिए। दिस पेमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी स्टेडी ओवर द पीरियड, मीन्स ये पेमेंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा हर महीने। मतलब मान के चलो आपको 90,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, है ना। हर महीने कितने खर्च करने हैं, 90,000। ये भी बात लिखी गई थी अजम्पशंस में। द फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन इज 100। फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन में फिक्स है कि आपका कम से कम 100 रुपये तो खर्चा होगा ही। एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और जो एक्सेस अमाउंट को आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जमा करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 5% पर एनम मिलता है। ये पर एनम लिखा है ना, याद रखना। कैलकुलेट करना है ऑप्टिमम कैश ट्रांजेक्शन साइज। तो एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न अगर आता है तो इस एग्जाम्पल को लिख के आप दिखाना अपने आंसर को, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग डेटा पहले बाहर निकाल लें। फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन कितना है, 100 रुपीज़ है, वो हो गया बी। टी क्या होता है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट रिक्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो फर्म को कितना चाहिए टोटल कॉस्ट, 90,000 फॉर 1 मंथ पीरियड। तो पर्टिकुलर पीरियड क्या हो गया, एक महीना। तो टी क्या हो गया, 90,000। और आई हो गया 5%, बट ये 5% साल भर का है, ठीक है। इसको आई को हम 100 से डिवाइड करके लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे और उसको इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05, ठीक। तो ये काम आप कर लेना, उसको 100 से डिवाइड करके ही लेना आप। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2 × 100 इंटू 90,000 टी की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये 0.05 है, पॉइंट यहाँ लग गया गलती से, तो 0.05 ये वैल्यू हो गई आपकी। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 लाख, 3,60,00,000। और इसका अंडर रूट निकाल लोगे 3,60,00,000 का, तो फाइनली सी की वैल्यू आ जाएगी 60,000। मतलब हम कहें कि हमको 90,000 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ़िलहाल हमको कितना रुपया लगा के रखना चाहिए, 60,000 रुपीज़ लगा के रखना चाहिए। 90,000 है, ठीक है टोटल रिक्वायरमेंट, लेकिन पूरा 90,000 एक बार में नहीं लगाना चाहिए। 90 में से कितना लगाना चाहिए, प्रोडक्शन में फ़िलहाल हमको 60,000 रुपीज़ को फ़िलहाल लगाना चाहिए, ठीक है। और बाकी पैसे को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, 30,000 रुपये जो बच रहा है उसको, ताकि फिर आगे हमको जैसे ही पैसा हमारा कमती पड़ेगा तो हम वहाँ से पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका 60,000 सी की वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी। अगर हम अपने डायग्राम में वापस जाएं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सी की 60,000। हम 100 रुपये मान के समझे थे इसको, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 60,000। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बीच में, अगर मैं बीच में बेचना चाहूँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को, तो C/2 मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 30,000। ये देखिए 60,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30,000।
और फिर लास्ट में आपको दिखाना है कि कब हमको सिक्योरिटीज़ को सेल करना है। तो हैंस फर्म हैज़ टू सेल सिक्योरिटीज़ 96,000 डिवाइडेड बाय 60,000 1.5 टाइम्स इन अ मंथ। हर एक महीने में सिक्योरिटीज़ को 1.5 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, हमको बेचना पड़ेगा। इसकी वैल्यू किससे आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। टोटल हमारे पास 96,000 था क्या, सॉरी 90,000 है ये ना, 96 लिखा गया, दैट इज 90,000 और 90,000 को डिवाइड करोगे 60,000 से तो 1.5 ही आएगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 6,000 60,000 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो एक बार पूरा सिक्योरिटी बेचेंगे और एक बार आधा सिक्योरिटी बेचेंगे, ये मान के चलो आप। तो ये था आपका क्या, बायमोल मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आया है। ये एक फुल फ्लैश मैंने पूरा अच्छे से नोट्स इसका बना दिया है, आप केवल इसी को फॉलो करो, इसी को लिख दोगे और एग्जाम्पल को बना दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। एक बार अनम्यूट कर लेंगे दीपिका साक्षी। दीपिका साक्षी आवाज़ आ रही है? ठीक, दीपिका को आवाज़ आ रही है? दीपिका अनम्यूट कर लो एक बार। समझ में आ रही है ना, समझ में आया मॉडल, क्लियर है मॉडल? ठीक, तो लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर वो समझ में आया तब ये मॉडल समझ में आएगा, है ना। तो ये मॉडल को आपको लर्न करना है अच्छे से और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसको हमको बनाना है, लिखना है अच्छे से, है ना, अपने लैंग्वेज में जमा के इसको लिखना है, इम्पोर्टेंट है ये मॉडल। तो आज की क्लास में तो ये एक ही मॉडल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि दो दो मॉडल पढ़ोगे एक दिन में तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कल की क्लास में मिलर और मॉडल करेंगे, छोटा सा है ये, और उसके बाद ये चैप्टर को ख़त्म करके फिर नया चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही करेंगे, आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। इसको आप लोग को रिवाइज करना है मॉडल को, ठीक है। बायमोल मॉडल समझ में आ गया तो मिलर और मॉडल भी समझ में आ जाएगा। और ये ऑपरेटिंग कैश साइकिल मॉडल, पुराना वाला मॉडल जो पढ़े थे वही है, ठीक। ओके देन आज की क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कल फिर देखते हैं आगे, ठीक, बाय, टेक केयर, वेलकम।